आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी के पूर्ण एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में आने वाले। पहला, आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी आत्म परिचय कविता के रचयिता हैं। दूसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि किसके लिए व्याकुल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपनों से मिलने के लिए व्याकुल है। तीसरा, पतंग कविता में शरद किसका प्रतीक है? जो पतंग कविता है उसमें शरद किसका प्रतीक है? तो तीसरे का हो जाएगा सी, नई उमंग और उत्साह का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता के बहाने के अनुसार कविता किसके समान बिना मुरझाए महकती है? तो किसके समान बिना मुरझाए महकती है? तो इसका चौथे का हो जाएगा ए, फूल के समान बिना मुरझाए महकती है। पांचवा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता पर किसका करारा व्यंग्य है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता पर करारा व्यंग्य, तो पांचवे का हो जाएगा सी वाला, दूरदर्शन मीडिया पर। छठवा, सहर्ष स्वीकारा है कविता में पाताली अंधेरा किसका प्रतीक है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में पाताली अंधेरा किसका प्रतीक है? तो छठवे का हो जाएगा सी वाला, अंतर्मन की गहराइयों का प्रतीक है। सातवां प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। आठवां, बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? आठवें का बी हो जाएगा, अस्थिर है। बादल राग कविता में सुख को अस्थिर है, मतलब वो स्थिर नहीं है। नौवां, तुलसीदास जी के अनुसार संसार के सभी लोग किसके लिए कार्य करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, पेट की आग बुझाने के लिए कार्य करते हैं। 10वां, रुबाइया में माँ अपने बच्चों को कहाँ लेकर खड़ी है? तो 10वें का हो जाएगा बी वाला, आंगन में लेकर खड़ी है बच्चों को अपनी माँ। 11वां, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? यह तो आपको पता ही होगा, भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी है। 12वां, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी है। 13वां, बाजार दर्शन पाठ में मैजिक की राह किसे कहा गया है? तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, आंखों को मैजिक की राह कहा गया है। 14, बाजार का जादू कब काम करता है? तो इसका हो जाएगा बी वाला, जब मन खाली हो तब बाजार का जादू काम करता है। 15, काले मेघा पानी दे में लेखक किस सभा का उपमंत्री था? काले मेघा पानी दे में लेखक जो था वो किस सभा का उपमंत्री था? तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। 16वां, लुट्टन पहलवान ने किस पहलवान को हराया था? अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो ये आपको पता ही होगा, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। 17, पहलवान के ढोलक के लेखक कौन है? पहलवान के की ढोलक जो पाठ है उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। शिरीष के फूल को लेखक ने क्या माना है? शिरीष के फूल को लेखक ने अवधूत माना है, इसे कालजयी अवधूत कहते हैं, अवधूत भी चलेगा। प्रश्न क्रमांक 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। 20वां, सफिया अपने भाई से मिलने कहाँ जा रही थी? सफिया जो थी वो अपने भाई से मिलने के लिए कहाँ जा रही थी? तो वो लाहौर जा रही थी अपने भाई से मिलने के लिए। 21, सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है उसके मुख्य पात्र का नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू इसके मुख्य पात्र है। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? तो इसका किशनदाव को अपना आदर्श मानते थे।
जूझ कहानी का अर्थ क्या है? ये तो आपको सोचना चाहिए। जी कहानी का अर्थ संघर्ष करना है। सही जवाब संघर्ष करना आ जाएगा। 24वां, जूझ कहानी के लेखक कौन है? जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव है। सोंदेलकर मास्टर किस विषय के शिक्षक थे? सोंदेलकर मास्टर मराठी के शिक्षक थे। आपने पाठ पढ़ा होगा, मराठी के शिक्षक थे। अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है। 27, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना है? तो 27 का हो जाएगा सी वाला, बौद्ध स्तूप बना है सबसे ऊंचे चबूतरे पर। 28, डायरी के पन्ने की लेखिका कौन है? डायरी के पन्ने की लेखिका कौन है? तो 28 का आ जाएगा ए वाला, एन फ्रैंक ने डायरी के पन्ने लिखी हुई है। ये आपके इंग्लिश के भी पार्ट में है, एनी फ्रैंक नाम आया होगा, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 29, एन फ्रैंक की डायरी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जाएगा 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये आप याद रख सकते हो, देश आज़ाद हुआ था तब ये डायरी प्रकाशित हुई थी। 30वां, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी थे उसे क्या नाम दिया था? तो इसका आ जाएगा किट्टी। किट्टी नाम दिया था उन्हें अपनी डायरी का। अब अभिव्यक्ति और माध्यम के अपन क्वेश्चन देखेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो 31वां प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कहाँ स्थित हुआ? भारत में जो पहला छापाखाना था वो कहाँ स्थित हुआ था? गोवा में स्थित हुआ था। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा पिरामिड शैली सबसे अच्छी मानी जाती है समाचार लेखन के लिए। ब्रेकिंग न्यूज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रेकिंग न्यूज को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आ जाएगा फ्लैश के नाम से जाना जाता है। 34वां, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की जो सबसे बड़ी सीमा है वह क्या है? तो इसका आ जाएगा, इसे अनपढ़ नहीं पढ़ सकते हैं ये। रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? रेडियो जो है वो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका श्रव्य, मतलब ये सुनने के काम में आता है तो श्रव्य आ जाएगा। 36वां, उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं? ये सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसे आप जरूर याद करना। उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के, 3 अंग होते हैं। कमेंट में बताना 3 कौन कौन से अंग है। पीत पत्रकारिता का क्या अर्थ है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनसनी खेज पत्रकारिता। 38वां, कविता के अनजानी दुनिया का उपकरण क्या है? कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण क्या है? तो इसका आ जाएगा सी वाला, शब्द, क्योंकि शब्द कविता में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन प्ले। पटकथा को स्क्रीन प्ले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब शुरू हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब शुरू हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1982 में, 1982 में शुरू हुआ था इसका दौर। अब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, रस के कितने अंग होते हैं? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। 42, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
43वां चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती है चौपाई छंद में। दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोहा छंद जो है उसका उल्टा किस छंद को माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। सोरठा का उल्टा दोहा होता है और दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो पर अर्थ अलग हो, कौन सा अलंकार होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। ये भी याद रखना, यमक अलंकार। 46, माथुर्य गुण किस रस में पाया जाता है? माथुर्य गुण किस रस में पाया जाता है? तो इसका बी, श्रृंगार रस में माथुर्य गुण पाया जाता है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ, ये मुहावरा काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बहुत प्यारा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका बी, 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अविदा क्या है? अविदा शब्द शक्ति है। अविदा शब्द शक्ति, व्यंजना, लक्षणा, ये सब आपने सुना ही होगा इनका नाम। तो ये शब्द शक्ति। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से? प्रसाद गुण का संबंध किस रस से है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब वीर, शांत, करुणा, ये तीनों रस का संबंध प्रसाद गुण से है। और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।